हेलो बच्चे लोग, कैसे हो आप सब? बढ़िया, मैं भी बहुत बढ़िया। मैं हूँ आपकी EISNSM की फैकल्टी सोनाली मैम, और स्वागत है आपका PW के इस प्लेटफॉर्म पे। तो बच्चा पार्टी PW अपने लेके आया है द्रोणाचार्य मैराथन सीरीज, जहां पर कि आप अपने सब्जेक्ट को रिवाइज कर सकते हैं, बहुत अच्छी तरीके से अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि आज हम ले रहे हैं द्रोणाचार्य सीरीज का लेक्चर नंबर 8। तो मेरा ये लेक्चर नंबर 8 है बेटा जी, यानी कि 7 लेक्चर्स ऑलरेडी आपके पास पहुंच चुके हैं, जो कि हमने इस पूरे महीने मेहनत करी है आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों को जो है ना एग्जाम टाइम पे कोई दिक्कत ना हो। तो मैंने 7 लेक्चर्स ऑलरेडी कवर कर लिए हैं, काफी सारे स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के चैप्टर्स एंड काफी सारे EIS के चैप्टर्स हम कवर कर चुके हैं। आज की क्लास में हम क्या करने वाले हैं? सो गाइस, आज की क्लास में हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 4 जो है ना आपका EIS का। उस चैप्टर को बेटा जी मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया था, A एंड B। सो A पार्ट इज इन रिलेशन टू द e-commerce, okay, e-commerce and m-commerce, that is part number A, and part number B is in relation to the emerging technologies। आप भी जानते हो और मैं भी जानती हूँ कि ये चैप्टर कितना लेंदी है, इसीलिए मैंने इसको बाइफरकेट कर दिया इनटू 2 पार्ट्स। आज आप देख रहे हैं मेरे साथ में पार्ट नंबर B। पार्ट ए और पार्ट बी बेटा जी आपस में कोई संबंध नहीं रखते, आपस में कोई रिलेशन नहीं है, आप भी जानते हैं। आप अलग अलग पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आज आप मेरे साथ पढ़ने वाले हैं इस लेक्चर के अंदर पार्ट बी, विच इज इन रिलेशन टू द इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज। हम बात करेंगे बिल्कुल कोर IT की, बहुत सारी टेक्नोलॉजीज के बारे में बात करने वाले हैं, राइट गाइज। एंड पार्ट नंबर ए के लिए ऑलरेडी आई हैव अपलोडेड दिस यू कैन फाइंड एज अ लेक्चर 07। तो पार्ट है आपको मिल जाएगा लेक्चर नंबर 07 में। प्लेलिस्ट आपको दे रखी है, आप उसी प्लेलिस्ट से को प्ले करके लेक्चर नंबर 7 में पार्ट ए को भी कवर कर लीजिए। ओके, चलिए अब आपके स्क्रीन पे आपको ये नोट्स दिख रहे दे रहे होंगे। पढ़ने से पहले आपके हाथों में रिसोर्सेज भी तो होने चाहिए ना पढ़ने के लिए, राइट गाइज। तो वीडियो के नीचे ही लिंक में और डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे रखा है फॉर द नोट्स। आप फटाफट जाइए, वीडियो को पॉज कीजिए, नोट्स को डाउनलोड कीजिए एंड देन अपने हाथों में लेके बैठिए गाइज, आपको पढ़ने में बहुत मजा आएगा। ओके गाइज, ठीक है। चलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप जो है बेटा नोट्स का प्रिंट आउट निकाल लीजिए, ताकि ना आपको ना बहुत ही ज्यादा आसान रहे चीजें करने में। अगर प्रिंट आउट रहता है ना तो फटाफट आप उसको टिक मार्क कर सकते हो, एग्जाम टाइम के लिए आप उसमें लिख सकते हो, सहूलियत सी हो जाती है। और अगर आप प्रिंट आउट नहीं निकाल पा रहे हैं तो मैं आपको बोलूंगी आप दूसरे मोबाइल पे अपने नोट्स खोल के रखें, ठीक है, और एक मोबाइल पे अपना लेक्चर देखें, ताकि आप उस मोबाइल से अपने लेक्चर अपने नोट्स के ऊपर एक्सेस कर सकें। ओके गाइस, ओके। जिन बच्चों को एक साथ सारे लेक्चर्स चाहिए, जिन बच्चों को एक साथ सारे नोट्स चाहिए, वो क्या कर सकते हैं, PW की ऐप पे जा सकते हैं और PW की ऐप पर जाके वहां पर अपने आप को रजिस्टर करा सकते हैं और फिर उसके बाद लॉगिन कर सकते हैं, ठीक है। लॉगिन करने के बाद आपको जाना है CA इंटरमीडिएट द्रोणाचार्य बैच के अंदर। वहां पर जाते ही आपको मिल जाएंगे सारे के सारे वीडियोस द्रोणाचार्य बैच के। इवन EISSM के नहीं बल्कि बाकी सारे सब्जेक्ट्स के भी, अकाउंट्स हो गया, टैक्स हो गया, कॉस्ट हो गया, लॉ हो गया, ऑडिट हो गया, इन सब के भी आपको मैराथन बैचेस वहीं पर ही मिल जाएंगे और नोट्स भी एक साथ ही मिल जाएंगे। तो आप वहां पर जाके भी काम कर सकते हैं, इसके कोई चार्जेस नहीं है। द्रोणाचार्य जो मैराथन सीरीज है ये बिल्कुल ही फ्री ऑफ कॉस्ट है हमारे स्टूडेंट्स के लिए। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए और अगर आपको लगे कि नहीं मैम ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है, बिल्कुल कॉमेंट कीजिएगा। हम लोग आपके लिए और भी बहुत कुछ प्लान कर चुके हैं आपके एग्जामिनेशन के लिए, ठीक है। चलिए, और हाँ मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि हम लोग जो है आपके लिए लाइव मैराथन लेके आएंगे जब आपका एग्जाम होगा बेटा। जब आपका एग्जाम होगा बेटा तो मैं आपके लिए लाइव मैराथन लेके आऊंगी, हम रिवाइज करेंगे। जैसे ही आपके ऑडिट का पेपर खत्म होगा तुरंत ही लाइव मैराथन ऑन हो जाएगी हमारी तरफ से। हम PW की वेबसाइट पे, PW के यूट्यूब चैनल पे ऑनलाइन आ जाएंगे और आप हमारे साथ जो है सारे के सारे सब चैप्टर्स को क्या कर सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं। ओके गाइज, चलिए फिर तो इसका भी नोट कर लीजिएगा। तो जैसे कि मुझे पता है 14 मई को पेपर है बेटा जी आपके ऑडिट का। तो आप 14 मई को जैसे ही आते हैं पेपर लिखकर, आपको तुरंत जो है हमारे यूट्यूब चैनल पर क्या मिल जाऊंगी, मैं ऑनलाइन मिल जाऊंगी और हम शुरू करेंगे EISNSM का मैराथन रिविजन। फॉर दैट
एग्जाम, ठीक है। तो 16 तारीख को एग्जाम है बेटा, 14 तारीख को भी और 15 तारीख को भी मैं आपके साथ में रहूंगी। इवन अगर आपके कोई डाउट्स आते हैं तो आप लाइव सेशन में मुझसे लाइव पे पूछ सकते हैं कि मैम ये डाउट है, ये क्लियर कर दीजिए। जो भी आपकी दिक्कत होंगी वो सब परेशानी हल मैं करूंगी, मतलब मैं आपके साथ लाइव रहूंगी, 2 दिन तक लाइव रहूंगी मैं आपके साथ में। ओके गाइस, चलिए तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। हम आज लेने जा रहे हैं इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज। मेरे बच्चों को ना बहुत दिक्कत होती है इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, मैम वर्चुअलाइजेशन, ग्रिड कंप्यूटिंग और क्लाउड कंप्यूटिंग। मैम बहुत दिक्कत भरी बात है, बट ट्रस्ट मी गाइज, आफ्टर लिसनिंग टू टुडेज क्लास आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। हम 1-1.5 घंटे के अंदर हम टेक्नोलॉजीज को रिवाइज कर लेंगे और आपका ये जो कॉन्सेप्ट, इवन मैं बोलती हूँ जिस बच्चे ने आज तक नहीं भी पढ़ा है ना, अगर वो बच्चा इस वीडियो को देख रहा है ना, उसको भी पहले ही बारे में चीजें समझ में आ जाने वाली है। मैं आपको इतने सरल तरीके से चीजें बताऊंगी। मैं जानती हूँ बेटा कि IT से आपको डर लगता है, तो मैं आपका डर भगाने के लिए आई हूँ ना, राइट। चलिए, तो हमारा फर्स्ट टेक्नोलॉजी है बेटा जी वर्चुअलाइजेशन, ठीक है। सो वर्चुअलाइजेशन बेटा जी जो कॉन्सेप्ट है उसको समझने के लिए हम यहाँ पर सीधा आते हैं और इस बात को समझते हैं। सुनिएगा, तो मेरे पास में ना एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है। मेरे पास में ना बेटा जी एक सॉफ्टवेयर है टैली। ये टैली सॉफ्टवेयर कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम पे चलता है? विंडोज पे, ठीक है। मेरे पास एक और सॉफ्टवेयर है, लेट सपोज एग्जाम्पल ले रही हूँ बेटा, ये एग्जाम्पल है, लेट सपोज सैप। मान लो सैप जो है बेटा जी लाइनक्स पे चल रहा है। मेरे पास कोई थर्ड सॉफ्टवेयर है, कोई भी हो सकता है, और वो किसी और ऑपरेटिंग सिस्टम पे चल रहा है। तो आपके अनुसार क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम भी अलग है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? डिफरेंट क्या करने पड़ेंगे? डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स के लिए डिफरेंट सिस्टम्स खरीदने पड़ेंगे। तो एक हो गया ये गया आपका सिस्टम नंबर 1। ये सिस्टम आपने परचेज किया इसको चलाने के लिए, टैली को चलाने के लिए। सिस्टम नंबर 2 परचेज किया सैप को चलाने के लिए। सिस्टम नंबर 3 परचेज किया कोई और सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए, ठीक है। अब मैं आपको थोड़ा सा ना आपको कंप्यूटर्स के बारे में बताती हूँ। देखो क्या होता है, सबसे पहले ना डब्बा होता है, डब्बा यानी कि हार्डवेयर, ठीक है। डब्बा होता है हार्डवेयर। अब हार्डवेयर को फंक्शनैलिटी में लाने के लिए, उस डब्बे से काम निकालने के लिए हम क्या करते हैं? उसके अंदर इंस्टॉल करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर, जिसको कि आप कहते हो कि मैम हम विंडोज डाल देते हैं। जैसे आप ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर यानी कि विंडोज डाल देते हो आपकी भाषा में, तो वो तुरंत क्या करता है? डब्बा ऑन हो जाता है, डब्बा ऑन हो जाता है। बट डब्बा खाली ऑन हो जाए इससे तो हमारा काम नहीं चलेगा ना। हमारे को तो उस डब्बे से, उस हार्डवेयर से क्या निकालना है? अपना वर्क निकालना है। तो अब हमें उस मशीनरी को यूजफुल बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? आप में बहुत सारे सॉफ्टवेयर डालने पड़ेंगे, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जिनको बोलते हैं। जो उस तरीके का काम हमें चाहिए हम वो सा ऐप डाल सकते हैं, हम वो सा सॉफ्टवेयर डाल सकते हैं। हमने कहा हमारे को ना लेटर लिखना होता है, हमारे को एक्सेल शीट चाहिए होती है, तो हमने MS ऑफिस करके एक सॉफ्टवेयर डाल लिया। इसको क्या बोलेंगे? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो हमारी लेयर कैसी रहती है बेटा? हार्डवेयर, हार्डवेयर के ऊपर ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर और उसके ऊपर उसके बाद एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। क्या आपको इतनी बात समझ में आती है? ठीक है। अब दिक्कत क्या बेटा जी? दिक्कत ये है कि हमारे पास ना एक ही सिस्टम है, हमारे पास ना लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, हमारे पास एक ही सिस्टम है और हम कह रहे हैं कि इस एक सिस्टम में मुझे ना मोर देन वन मुझे चलाने हैं ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर। यानी कि मुझे उसमें विंडोज भी डालनी है, मुझे उसमें लाइनक्स भी डालनी है। जैसे कि आप लोगों के पास मोबाइल फोन, आपने देखा होगा कि मोबाइल फोन एंड्रॉइड पे चलते हैं, कुछ मोबाइल फोन iOS पे चलते हैं। समझ लो कि एक बच्चा कह रहा है कि नहीं मेरे पास एक ही फोन हो, उसी में एंड्रॉइड हो और उसी में ही विंडोज, उसी में ही iOS हो जाए। तो कुछ ऐसा ही हमारे सिस्टम के अंदर, ठीक है। तो आपके पास में क्या कोई ऑप्शन है कि आप इतने सारे डेस्कटॉप्स, इतने सारे लैपटॉप्स परचेज ना करके एक ही डेस्कटॉप से काम चला लें? तो जी हाँ, बिल्कुल ऑप्शन है। इसी ऑप्शन को हम कहते हैं वर्चुअलाइजेशन। ये क्या करता है बेटा? सुनेंगे ध्यान से। इस वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी के अंदर हम अपने सिस्टम के अंदर ना एक चिप कह सकते हैं, हम चिप को इंसर्ट करते हैं, ठीक है। उस चिप का नाम क्या है बेटा? हाइपरवाइजर। क्या नाम है? हाइपरवाइजर। जैसे कि आपने देखा होगा, आप अपने मोबाइल के अंदर मेमोरी को इंक्रीज करने के लिए चिप डालते हैं, मेमोरी कार्ड डालते हैं ना। आप लोग गेम खेलते हो उसका चिप डलता है, डेस्कटॉप के अंदर CPU के अंदर डलता है गेमिंग कार्ड जिसको बोलते हैं। तो ऐसे ही हम एक चिप डालेंगे इसके अंदर, ओके। अब ये चिप क्या करेगी बेटा? ये चिप ना विनेगर का काम करेगी, नींबू का काम करेगी। जिस प्रकार से हम दूध में जब नींबू डालते हैं तो दूध फट जाता है ना, यानी कि बाइफिकेशन का हो जाती है। सिमिलरली ये जो हाइपरवाइजर लेयर है ना, ये क्या करेगी? सिस्टम को ना तोड़ने की कोशिश करेगी। बट जो वो तोड़ रही है, सेपरेशन जो चल रही है, वो सेपरेशन कैसे होगी बेटा जी? वर्चुअल लेवल पे सेपरेशन होगी। वर्चुअल लेवल पे सेपरेशन का मतलब क्या है? मशीनरी को डिवाइड तो करेगी बट ऐसा नहीं कि मशीनरी के 4 टुकड़े
अलग अलग हो जाएंगे और आपको दिखाई दे जाएंगे। ये इस मशीन को लॉजिकली तोड़ेगी, लॉजिकली का मतलब वर्चुअली तोड़ेगी, आपको दिखाई भी नहीं देगा कि मशीन के पार्ट्स हो चुके हैं। जैसे ही आपने तोड़ दिया, जैसे आपने हाइपरवाइजर लगाया, जैसे आप हाइपरवाइजर लगाएंगे वो आपसे पूछेगा बताओ इस मशीन को कितने पार्ट में तोड़ना है। आपने कहा मुझे ना चार ऑपरेटिंग सिस्टम लगाने हैं, तो इस मशीन को 4 पार्ट में डिवाइड कर दो। तुरंत क्या हो जाएगा, 4 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। और उसके ऊपर जोन से वाले ऐप को आपको चलाना है, वो उनसे ऐप को आप चला सकते हैं उस वाले ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर। हो गया ना काम आसान, बात समझ आई। अच्छा, अब बच्चा कह रहा है कि मैम एक बात तो बताओ, ये जो हाइपरवाइजर है, ये हाइपरवाइजर हमारे सिस्टम को ब्रेक कर रहा है, बट हमारे को अभी भी ये कॉन्सेप्ट जो है ना, हमारे को अभी भी कॉन्सेप्ट ऐसे लग रहा है कि पता नहीं कहाँ से आ गया कॉन्सेप्ट, कैसे हो गया कॉन्सेप्ट। मतलब मैम आप ना एक बार इसको एग्जाम्पल दे दीजिए रियल लाइफ से। तो गाइज मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ कि वर्चुअलाइजेशन जो टेक्निक है बेटा, जो ये इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज है, ये ना ही सिर्फ आपके सिलेबस में है, ना ही सिर्फ ये आईटी का पार्ट फॉर्म करती है, बल्कि मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ कि आप अभी खुद भी वर्चुअलाइजेशन टेक्निक का इस्तेमाल कर रहे हैं। बिल्कुल जी हाँ, मैं एक एग्जांपल देना चाहती हूँ जिससे कि आपको समझ में आ जाए कि आप अपने डेस्कटॉप के अंदर वर्चुअलाइजेशन कैसे रखते हैं। आप मुझे बताइए, अगर आप ये वीडियो जो है लैपटॉप से देख रहे हैं, डेस्कटॉप से देख रहे हैं, या अगर आप नहीं भी देख रहे तो आपके पास लैपटॉप या डेस्कटॉप तो होगा। अब आप मुझे बताइए उसके अंदर जब आप अपने लैपटॉप को खोलते हैं तो आपको दिखता है आपकी हार्ड डिस्क, दिखती है आपको अपनी हार्ड डिस्क, दिखती है आपको अपनी हार्ड डिस्क। तो आपकी हार्ड डिस्क जो होती है वो डिवाइड हो रखी होती है, आपको दिखती है सी ड्राइव, आपको दिखती है डी ड्राइव, आपको दिखती है ई ड्राइव, दिखती है कि नहीं दिखती है। लेट्स सपोज आपकी 500 GB की हार्ड डिस्क है, तो क्या आपका 500 GB में बाइफर्केशन रहता है? जैसे मान लो ये हो गया आपका 200 GB, ये हो गया आपका 150 GB, ये हो गया आपका 150 GB। तो जो ये आपकी बाइफर्केशन कर रही है, ये हार्ड डिस्क की जो हार्ड डिस्क को आप जो बाइफर्केट कर रहे हो, ये आप तोड़ के करते हो? नहीं। इवन अगर मैं बोलूँ आप कोई कंटेंट अगर डी ड्राइव में भेजते हो, अगर आप कोई कंटेंट डी ड्राइव में भेजते हो, तो आपको कैसे पता कि वो डी ड्राइव में जा रहा है? ये नहीं, मान लो ये हार्ड डिस्क है, आपको क्या पता कि डी ड्राइव ये इस कोने पे डी ड्राइव है, इस कोने पे ई ड्राइव है, इस कोने पे सी ड्राइव है? दिखता है क्या आपको? नहीं दिखता ना सब कुछ, क्योंकि क्या सा होता है बेटा, वर्चुअली हो रहा है। हम क्या कहते हैं इस कॉन्सेप्ट को? वर्चुअलाइजेशन। ओके बेटा, चलिए देखो क्या कहता है, इट क्रिएट्स अ वर्चुअल वर्जन ऑफ योर डिवाइस, किसी का भी नेटवर्क, सर्वर, स्टोरेज डिवाइस, ऑपरेटिंग सिस्टम। कहता है कोर कॉन्सेप्ट किसमें लाई करता है? पार्टीशनिंग विच डिवाइड्स अ सिंगल फिजिकल सर्वर इनटू मल्टीपल लॉजिकल सर्वर। तो देखो बेटा इस एक से क्या बन गया, हमारे पास बहुत सारे मल्टीपल सर्वर बन गए, मल्टीपल सिस्टम बन गए। बट मल्टीपल सिस्टम कैसे हैं? लॉजिकल सर्वर है, यानी कि वर्चुअल सर्वर है। ओके, आगे क्या बोलता है? Once the physical server is divided, each logical server can run the operating system and their applications independently. जो उनसे ऑपरेटिंग सिस्टम डालोगे उसके अंदर वो वर्क करेगा और इंडिपेंडेंट वर्क करेगा, राइट। आगे चलते हैं। यूजर्स आर एबल टू इंटरेक्ट विद द वर्चुअल रिसोर्स, जैसे कि बिल्कुल रियल मशीन हो, पता ही नहीं चलता बेटा। जैसे कि अब आपको पता चलता है कि आपके हार्ड डिस्क को 3 पार्ट में तोड़ रखा है, नहीं पता चलता ना, ऐसे पता नहीं चलता। एग्जाम्पल में मैंने यही एग्जाम्पल दे रखा, आप उसको रीड कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। कॉमन टाइप्स ऑफ वर्चुअलाइजेशन, स्टोरेज वर्चुअलाइजेशन जो कि मैंने आपको हार्ड डिस्क ड्राइव का दिया, नेटवर्क वर्चुअलाइजेशन, इसी चीज़ को आप नेटवर्क में भी करते हैं, एंड दी हार्डवेयर वर्चुअलाइजेशन। आप एक स्मॉल सर्वर को जो है बहुत सारे स्मॉल सर्वर्स को वन लॉजिकल सर्वर बना सकते हैं, वन फिजिकल सर्वर को मैनी लॉजिकल सर्वर्स बना सकते हैं। ये आपका हार्डवेयर वर्चुअलाइजेशन। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट टेक्नोलॉजी की, विच इज ग्रिड कंप्यूटिंग। बच्चों को पता नहीं बहुत तकलीफ होती है ग्रिड कंप्यूटिंग के अंदर। अब मेरी बात ध्यान से सुनेंगे, ठीक है। हम जाते हैं इस डायग्राम के अंदर, ये देखेंगे, ये रहे बेटा जी आप, ये रहे बेटा जी आप, ठीक है। आपको जो है बेटा जी ध्यान से मेरी बात सुनेंगे, ग्रिड कंप्यूटिंग का कॉन्सेप्ट करा रही हूँ। आपको जो है बेटा जी एक प्रोजेक्ट मिलता है, ठीक है। आपको जो है बेटा जी एक प्रोजेक्ट मिलता है। ये प्रोजेक्ट कब मिलता है सुनेंगे। आप अभी सी कर रहे हैं ना, ये प्रोजेक्ट की मैं बात कर रही हूँ आज से लेट्स सपोज 5 years के बाद, और आपकी सी कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। और आप जो है बेटा जी अब क्या कर रहे हैं बेटा जी, पीएचडी कर रहे हैं, आप कोई रिसर्च कर रहे हैं, आप कोई रिसर्च कर रहे हैं,
ठीक है। तो आप रिसर्च करने के लिए कुछ बैठे हो और आपको जो है एक प्रोजेक्ट मिलता है। जो ये प्रोजेक्ट होता है बेटा, ये बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट होता है, बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट होता है, बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट होता है। अब बड़ा प्रोजेक्ट है यानी कि इट विल टेक अ सुपर कंप्यूटर, इट विल टेक अ सुपर कंप्यूटर। कि इस प्रोजेक्ट के लिए क्या लगेगा बेटा, सुपर कंप्यूटर, ताकि इसके पास क्या आ जाए बेटा, सुपर पावर्स। सुपर कंप्यूटर यानी कि उसकी प्रोसेसिंग पावर ज्यादा, उसकी स्टोरेज कैपेसिटी ज्यादा, उसका उसका हर चीज का क्या है बेटा, सुपर से ऊपर है ना। तो जो ये बेटा सुपर कंप्यूटर है ना, सुपर कंप्यूटर जो है, इसको लेने के लिए आप बाजार जाते हो, इसको लेने के लिए आप बाजार जाते हो। जैसे ही आप बाजार जाते हो बेटा जी, और आप सुपर कंप्यूटर के रेट्स पूछते हो ना, तो बेटा जी आपको तो जो रेट मिलते हैं ना, उसको सुन के बेटा जी आप जो है बेटा जी चक्कर खा के वहीं गिर जाते हो, वहीं आप चक्कर खा के गिर जाते हो कि ओ माय गॉड, इतना महंगा सुपर कंप्यूटर। यहाँ आपने सीए कोर्स कर रखा है जिसमें कि आपने सब कुछ इतने सस्ते में कर लिया, और एक पीएचडी करने के लिए, एक रिसर्च करने के लिए आपको इतना सब कुछ करना पड़ रहा है, आपको चक्कर ही आ गए। कहता है कोई जुगाड़ नहीं है इस चीज़ का कि मैं जो हूँ कम पैसों में इसको कर पाऊँ, या कोई टेक्नोलॉजी तो नहीं है जिसके थ्रू मैं कर पाऊँ। तो फिर तुरंत जो है आपकी मुलाकात होती है बेटा जी इसके साथ, इसका नाम है बेटा जी मोनू। मोनू से मुलाकात होती है। मोनू कहता है अरे तुम्हें याद है, तुमने ईआईएस के अंदर एक टॉपिक पढ़ा था, एक टेक्नोलॉजी पढ़ी थी। हमने कहा कौन सी टेक्नोलॉजी? कहता है ग्रिड कंप्यूटिंग। तो इसने आपने बोला कि हाँ पढ़ी तो थी, पर वो टेक्नोलॉजी थी क्या, और उससे मेरा क्या हाल होगा? तो मोनू कहता है सुनो मेरी बात ध्यान से। देखो मोनू कहता है कि आपने जब सीए करी थी तो आपका फ्रेंड सर्कल था, तो आप क्या कीजिए, फ्रेंड सर्कल में सबसे पूछ लीजिए किस किस के पास लैपटॉप है। तो उसने कहा ठीक है मैं पूछता हूँ। अब इसने अपने फ्रेंड से पूछा, एक्स से पूछा, उसने कहा हाँ मेरे पास है। वाई से पूछा, हाँ है। सबके पास लैपटॉप्स थे। बट जब जब मोनू ने कहा कि उनसे बोलना कि क्या उनका लैपटॉप खाली है, तो सबने बोला कि एक बात बताओ, अगर लैपटॉप खाली ही होता तो हम लेते ही क्यों? काम करना है तभी तो लैपटॉप लिया है ना। तो फिर उसने बोला कि हाँ बिल्कुल सही बात है। तो मोनू ने कहा कि एक काम करना, आप उनसे ये पता करके आना कि इस लैपटॉप को, जो आप ये लैपटॉप आपके पास है, इन सारे लैपटॉप्स में ये आइडल कब रहता है, यानी कि लैपटॉप खाली कब रहता है। तो फिर इसने मुझसे पूछा, सबने अपने टाइमिंग बता दिए कि मेरा रात को खाली रहता है, किसी ने बताया अर्ली मॉर्निंग खाली रहता है, किसी ने बताया शाम को खाली रहता है, किसी ने बताया दोपहर को खाली रहता है। सबके टाइमिंग इसने लिख लिए। फिर मोनू ने कहा कि काम करो कि आप जो है सबसे बोलो कि आप अपने सिस्टम को मेरे को दे दो। अब ये मोनू, अब आप जो है गए, जैसे आप गए एक के घर गए, और तुरंत सामने से उसके पापा ने थप्पड़ दे दिया कि भैया तुम हमारे घर क्या कर रहे हो, जब देखो उठा के आ जाते हो। तो उसने मोनू को बोला कि भैया मैं तो लैपटॉप मांगने के लिए गया था, सबने मना कर दिया। और फिर इसने ये भी बोला कि मोनू भाई एक बात बताओ, अगर रोज रोज ऐसे लैपटॉप लाना पड़ेगा, अगर रोज रोज किसी के घर जाना पड़ेगा तो वहां तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो मोनू ने कहा अरे मैंने तुझसे कहा था कि वो लैपटॉप जो है ऑनलाइन दे देगा। क्या ऑनलाइन? ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से दे दे वो हमें लैपटॉप। कैसे प्लेटफॉर्म से? ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से। उसने बोला ओ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यानी कि इंटरनेट के थ्रू क्या करेंगे हम सारे के सारे डेस्कटॉप को क्या कर देंगे बेटा जी, कनेक्ट कर देंगे। तो ये देखिए आपको दिख रहा है सेकंड डायग्राम, है ना, हम क्या कर देंगे, कनेक्ट कर देंगे। तो एक ही ये हमारा बेटा जी लैपटॉप हमारा है, इसको हम इसके साथ कनेक्ट कर देंगे, सबके साथ कनेक्ट कर देंगे। ये वेब बना रखा है मैंने, है ना, सबके साथ कनेक्ट कर देंगे। और कनेक्ट करते ही हमारे पास क्या आ जाएंगी, सारे के सारे कंप्यूटर की पावर्स हमारे पास आ जाएंगी। उस कंप्यूटर में जो भी पावर होगी वो हमारी पावर होगी, और हम क्या कर सकते हैं, हम लोग मिलके काम कर सकते हैं, इस बड़े प्रोजेक्ट को सॉल्व कर सकते हैं। तो क्योंकि आपको यहाँ पर एक ग्रिड नजर आ रहा है, इस टेक्नोलॉजी को क्या बोलते हैं बेटा जी, ग्रिड कंप्यूटिंग। क्या बोलते हैं, ग्रिड कंप्यूटिंग। मर्जी इसकी होगी कि ये काम कैसे कराता है, बट इसको क्या बोलते हैं, ग्रिड कंप्यूटिंग। अब जिन लोगों ने अपना लैपटॉप दिया ना बेटा, वो लोग कहते हैं कि हमें क्या मिलेगा, तो मैं आपको बता देती हूँ उनको। बेटा जैसे आप किसी के घर में रहते हो तो आप उसको रेंट देते हो ना, सिमिलरली आप उनके सिस्टम को यूज कर रहे हो, तो आप क्या दोगे बेटा जी, उनको नॉमिनल सी अमाउंट दोगे उनका सिस्टम को यूज करने के लिए। और ये टेक्नोलॉजी बेटा आजकल बहुत इस्तेमाल में आ रही है। सबके पास सिस्टम्स होते हैं, बट जो लोग हैं ना वो बहुत पैसा कमाना चाहते हैं। अगर उनके पास सिस्टम है भी ना, तो वो तब भी चाहेंगे कि उसका सिस्टम वो भी इस्तेमाल कर ले, और फिर उससे 2-4 पैसे भी कमा ले। तो इवन आप भी अपना लैपटॉप जो है बेटा जी कल को लगा सकते हो। 2-4 वेबसाइट्स हैं, वहाँ पे आप ऑनलाइन सर्च कर सकते हैं, ग्रिड कंप्यूटिंग की वेबसाइट सर्च कर सकते हैं, जहाँ पर कि आप अपने लैपटॉप को गिरवी रख सकते हैं, और वाया इंटरनेट आपके सिस्टम में जो है आपका सिस्टम जो है कनेक्ट हो जाएगा और आपका सिस्टम यूज हो जाएगा। इसकी टेंशन मत लीजिएगा कि आपके डेटा का क्या होगा,
होगा, आपके साथ क्या होगा बेटा जी, वो सब कुछ सिक्योर रहता है, आपका सारा डेटा बेटा जी पासवर्ड प्रोटेक्टेड रहेगा, तो उसमें कोई टेंशन की बात ही नहीं है। अगर आपने देखा ग्रिड कंप्यूटिंग की अगर कोई बनाया गया है, कोई टेक्नोलॉजी बनाई गई है, सोच समझ के बनाई गई होगी, तो ग्रिड कंप्यूटिंग की टेक्नोलॉजी में सिक्योरिटी भी आती है, जहां पर कि हम ये कहते हैं कि भैया इसका सिस्टम पूरा पूरा सिक्योर होता है, आईडी पासवर्ड के थ्रू ही आप अंदर जा सकते हो, और अगर आपके पास आईडी पासवर्ड नहीं है तो फिर आप वो अंदर ही नहीं जा पाएगा, तो आपका कंटेंट क्या बेटा जी, सेफ है। तो अब क्या होगा, इसको बड़े काम करने के लिए सुपर कंप्यूटर की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, मोनो की हेल्प से, है ना, जय मोनो की हेल्प से क्या हुआ बेटा जी, मोनो की हेल्प से बेटा जी हमारे को सहूलियत मिल गई, हमारे को सुपर कंप्यूटर नहीं लाना पड़ा। तो जो सुपर कंप्यूटर की कॉस्ट आती ना, अप्रोक्सीमेटली 1/4 में ही इसका काम चल जाएगा। ओके, चलिए अब इसको एक बार रीड कर लेते हैं। तो ग्रिड कंप्यूटिंग क्या कहता है, ग्रिड कंप्यूटिंग कहता है इट इज अ कंप्यूटर नेटवर्क में होते हैं हम, इन विच ईच कंप्यूटर रिसोर्सेज आर शेयर, जो उसके पास है वही हमारे पास रहेगा विद एवरी अदर कंप्यूटर इन द सिस्टम। ओके, इट इज अ डिस्ट्रीब्यूटेड आर्किटेक्चर, यानी कि पूरा आर्किटेक्चर कैसा है, डिस्ट्रीब्यूशन है, इसमें बहुत सारे सिस्टम्स होते हैं और वो क्या करते हैं, दे आर डिजाइन टू सॉल्व अ कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम, यानी कि बड़ी प्रॉब्लम को क्या करते हैं, ये सॉल्व कर देते हैं, बड़ी प्रॉब्लम यानी कि कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम। आगे क्या बोलता है, कहता है कि अगर एक आइडियल ग्रिड कंप्यूटर सिस्टम की बात करे जाए तो वहां पर हमेशा जो भी रिसोर्स होता है वो शेयर किया जाता है, और वो आपके कंप्यूटर को क्या बना देता है, एक पावरफुल सुपर कंप्यूटर बना देता है। क्या बना देता है, शक्तिमान, शक्तिमान क्या बन जाता है, पावरफुल कंप्यूटर बना देता है, उसके पास सारे के सारे सिस्टम्स की शक्तियां होती हैं, और इस आपकी स्टोरेज कैपेसिटी भी बढ़ जाती है, आपकी प्रोसेसिंग पावर भी बढ़ जाती है। ओके, फिर उसने बोला इट इज यूज फॉर हाई लेवल ऑफ आउटपुट एट अ लो लेवल कॉस्ट, आउटपुट क्या मिलेगा आपको, हाई लेवल, और कॉस्टिंग कितनी बढ़ेगी आपको, कम पड़ेगी। आई बिलीव कि आपको समझ में आ गया होगा, राइट। जो भी आपको करा रही हूँ बेटा, ये सब कुछ आपको यहाँ नोट्स में मिल रहा है, आपको एज इट इज मैंने समझाया है। चलिए आगे, इट हैज द एबिलिटी टू एक्यूमुलेट द पावर ऑफ द ज्योग्राफिकली स्कैटर्ड। अब देखो, लैपटॉप देने वाला बंदा तमिलनाडु का भी हो सकता है, वो लैपटॉप देने वाला बंदा उत्तराखंड का हो सकता है, वो लॉस एंजलिस का हो सकता है, वो कहीं का भी हो सकता है, ज्योग्राफिकली स्कैटर्ड है। एंड सिस्टम भी कैसे है बेटा जी, हेट्रोजीनियस है, बट वो उसको ट्रांसफॉर्म कर देता है एक सिस्टम के अंदर, दैट इज अ पावरफुल सुपर कंप्यूटर, और वो क्या परफॉर्म करता है, फिर अच्छे खासे हाई लेवल के कॉम्पिटिशन्स को, बड़े बड़े प्रोजेक्ट को क्या कर देता है बेटा जी, एनालाइज कर देता है। दिस वाज अबाउट द ग्रिड कंप्यूटिंग का इंट्रोडक्शन। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। एप्लीकेशन एरियाज, जब आप एप्लीकेशन एरियाज पढ़ेंगे ना बेटा, आप रियलाइज करेंगे, पता है क्या रियलाइज करेंगे, यहाँ पर अकाउंट्स की फील्ड तो कोई होगी ही नहीं, क्योंकि अकाउंट्स में इतना कोई प्रोजेक्ट बड़ा आता ही नहीं है कि उनको एक सुपर कंप्यूटर की जरूरत पड़े। मेजरली ये ना साइंस सेक्शन में रहेगा, देखना जितने इसके एप्लीकेशन एरियाज होंगे ना, आप अगर देखोगे पढ़ोगे तो ये सारा साइंस सेक्शन के इर्द गिर्द घूमेगा। चलिए देखते हैं। उसने बोला सिविल इंजीनियर्स जो है उनको यूज करना होता है, एप्लीकेशन सर्विस प्रोवाइडर जिनको कि एप्स वगैरह बनाने होते हैं वो यूज कर लेते हैं, आईटी इंडस्ट्री आ गया, एंटरप्राइज को यूज करना होता है अगर वो ई बिजनेस कर रहे हैं जैसे कि अमेजॉन वगैरह, साइंस एंड इंजीनियरिंग में यूजफुल होता है, साइंटिफिक रिसर्च करने में यूजफुल होता है। इसी के ऊपर बेस तो मैंने एग्जाम्पल बनाया कि आप क्या कर रहे हैं बेटा जी, साइंटिफिक रिसर्च कर रहे हैं। फिल्म इंडस्ट्री में भी इसका इस्तेमाल होना शुरू हो चुका है, फिल्म ताकि स्पेशल इफेक्ट्स देने होते हैं ना, तो आपके सिस्टम को बड़ा सुपर कंप्यूटर सिस्टम बनाना होता है। नेक्स्ट इज फाइनेंशियल इंडस्ट्री के अंदर अब जाके इसका इस्तेमाल हुआ है अमेंडमेंट में बेटा, मैंने लिखा है ना ऊपर अमेंडमेंट, इसी अमेंडमेंट में बेटा ये सब कुछ आया था, इसी अमेंडमेंट में ऐड हुआ है। तो पहले इस इंडस्ट्री में यूज भी नहीं आता था, अब धीरे करके फाइनेंशियल इंडस्ट्री जो स्टॉक मार्केट वगैरह होता है ना बेटा, उसमें इसका यूज किया जाता है। ठीक है, चलिए तो हम कितनी टेक्नोलॉजीज कर चुके हैं, हम कर चुके हैं 2 टेक्नोलॉजीज, कौन कौन सी, वर्चुअलाइजेशन एंड ग्रिड कंप्यूटिंग। चले आगे। ओके, अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक विच इज क्लाउड कंप्यूटिंग। बेटा जी क्लाउड क्या होता है, बेटा क्लाउड होते हैं बेटा बड़े बड़े सर्वर, क्लाउड कुछ नहीं है, क्लाउड क्या बेटा, बड़े बड़े सर्वर है। इस सर्वर के अंदर बेटा क्या रखा होता है, बेटा डाटा रखा होता है। अब इसे क्या है मैं आपको बताती हूँ, जिससे मेरी शादी नहीं हुई है तो क्या होता है, रिश्ते आते रहते हैं, मेरे पापा कहते हैं जरा कुंडली मैच तो कर ले, लड़के का कुंडली मैच हो भी रही है कि नहीं हो रही है, तो मैं कुंडली मैच करने के लिए जाती हूँ ऑनलाइन कुंडली मैच मेकिंग.com। तो एक बात मुझे बताओ, जो वो ऐप चल रही है, ये ऐप मेरे पिताजी ने तो मुझे बना के नहीं दी है, ये ऐप कहाँ पे है बेटा, क्लाउड में, प्रोसेसिंग भी किसके द्वारा चल रही है, क्लाउड के द्वारा चल रही है, तो इसको बोलते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग।
जो डेटा भी रहता है वो कहाँ रहता है, क्लाउड के अंदर रहता है। क्लाउड यानी कि जायंट यानी कि बहुत बड़े 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 सर्वर, ठीक है। अगर सिंपल वर्ड में बोलो तो क्या है बेटा जी, ये एक सर्विस है जिसके थ्रू हम जो है काम लेते हैं। टिपिकली इंटरनेट को ही हम समझते हैं कि तो क्लाउड है। ओके, इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, हम अपने डेटाबेस को एक्सेस कर सकते हैं, हम बहुत सारे रिसोर्सेज को देख सकते हैं। अगर मान लो आपका मन कर रहा है ऐश्वर्या राय की फोटोज देखने के लिए, तो वो इंटरनेट पर से उठा के आप देख लेते हैं ना कि देखो हाँ ऐश्वर्या राय ना 10 साल पहले ऐसी दिखती थी, या जब उसने ताज जीता था मिस वर्ल्ड का आई थिंक, तो वो ऐसी दिखती थी उस टाइम पे। तो सब चीजें कहाँ से फैचो के आती है बेटा जी, क्लाउड से फैचो के आती है, वाया इंटरनेट, वाया इंटरनेट। तो क्लाउड कंप्यूटिंग के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, आप अपने रिसोर्स को शेयर कर सकते हैं ऑन डिमांड, और जब भी कोई दिक्कत हो लोगों को उनकी नीड्स को मीट कर सकते हैं, राइट। अब जिसे आप ये देखिए, आज आप क्लास देख रहे हैं, एग्जाम्पल आप यूट्यूब से देख रहे हैं, तो जो ये क्लास अपलोड हुई वो कहाँ अपलोड हुई, यूट्यूब पे। यूट्यूब का जो क्लाउड होगा वहां पे जाके अपलोड होगी क्लास। फिर आप भी किसके थ्रू एक्सेस कर रहे हैं, यूट्यूब के थ्रू एक्सेस कर रहे हैं, यानी कि क्लाउड के थ्रू एक्सेस कर रहे हैं। दैट इज व्हाट द क्लाउड कंप्यूटिंग इज। ओके, अब आते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स। क्लाउड की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, इलास्टिसिटी एंड स्केलेबिलिटी। आपकी मर्जी है, जितना मर्जी आपको स्पेस चाहिए उतना मर्जी आप जो है स्पेस ले लीजिए। पे पर यूज है, अगर आपको ज़्यादा स्पेस चाहिए आप और पैसे पे कीजिए, आप और यूज़ कर लीजिए। आपने देखा होगा जीमेल में ना, जीमेल की आईडी होगी आपकी, अब जीमेल पे आपको 15 GB तक फ्री मिलता है। अब अगर आपको और चाहिए आप और पैसे दीजिए, 5 GB पैसे दीजिए, 5 GB आपको और मिल जाएगा फ्री स्पेस, राइट। ऑन डिमांड आपको सर्विस मिल जाती है। अगर आपके पास सिर्फ इंटरनेट का एक्सेस है, आपको जो भी चीज़ें क्लाउड में रखी हुई है इंटरनेट लगाओ और वो चीज़ों का एक्सेस पाओ। मल्टी टेनेंसी, एक ही क्लाउड को बहुत सारे जन क्या कर रहे हैं बेटा, यूज कर रहे हैं। उस एक ही क्लाउड को बहुत सारे जन क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। मल्टी टेनेंसी, बहुत सारे जन क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट इज रेसिलियंसी, अगर एक कोई दिक्कत आ जाती है तो एक क्लाउड से दूसरे क्लाउड पे चीजें माइग्रेट हो जाती है, तो टेंशन नहीं होती है, अपने आप कर लेता है सब कुछ। नेक्स्ट इज वाइड रेंज ऑफ नेटवर्क एक्सेस कैपेबिलिटीज, यानी कि वही कहता है कि आप किसी से भी किसी के भी थ्रू क्या कर सकते हो बेटा जी, एक्सेस कर सकते हो। आपके पास मोबाइल है, आप मोबाइल से कर लीजिए, आपके पास लैपटॉप है, आप लैपटॉप से एक्सेस कर लीजिए, आपके पास टैबलेट है, आप टैबलेट से एक्सेस कर लीजिए क्लाउड का, जिसका मन है उसका एक्सेस कर लीजिए। जीमेल का एग्जांपल मैं देती हूँ, दैट इज अ क्लाउड। तो जीमेल आप डेस्कटॉप से एक्सेस करना चाहे वहां से कर सकते हैं, लैपटॉप से करना चाहे वहां से कर सकते हैं, मोबाइल से करना चाहे जीमेल को एक्सेस मोबाइल से कर सकते हैं। ਤੁਹਾਡੀ मर्जी, ਤੁਹਾਡਾ मोबाइल, ਤੁਹਾਡੀ मर्जी, ਤੁਹਾਡਾ मेल आईडी, राइट। बस क्या चाहिए होगा, इंटरनेट चाहिए होगा, राइट। चलिए, अब ये था बेटा जी क्लाउड होता क्या है, क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होती है। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ क्लाउड, यानी कि क्लाउड कितने प्रकार के होते हैं, प्रकार कितने हैं क्लाउड के प्रकार। तो गाइस प्रकार, ठीक है, देखो वर्ड क्या है, प्रकार। प्रकार वर्ड कहाँ से निकला, कार से, मतलब कार के कितने पहिए होते हैं बेटा जी, 4 पहिए होते हैं। तो टाइप्स कितने हैं बेटा जी, 4। प्राइवेट क्लाउड, पब्लिक क्लाउड, हाइब्रिड क्लाउड एंड कम्युनिटी क्लाउड। कितने क्लाउड है बेटा जी, 4 क्लाउड है, ठीक है। चलिए, सबसे पहले आता है बेटा जी प्राइवेट क्लाउड। जैसे अब मैं आपको बताऊंगी, जब आप पढ़ेंगे ना इस टॉपिक को बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा। तो मान के चलिए आपके घर का अपना प्राइवेट वॉशरूम नहीं होता, जैसे आप प्राइवेट वॉशरूम जो आपका होता होगा, जैसे ये आपका रूम है, ठीक है, आप रूम से अटैच आपका एक वॉशरूम नहीं होता, कि ये आपका रूम हो गया और ये आपका वॉशरूम हो गया, शौचालय। तो समझो प्राइवेट क्लाउड इज इक्वल टू प्राइवेट वॉशरूम जो आपके रूम के से अटैच रहता है ना। तो देखो अब क्या होगा, इस प्राइवेट वॉशरूम को एक्सेस आप ही कर पाएंगे। कोई थर्ड पार्टी या कोई मेहमान अगर आता है तो ये तो प्राइवेट रूम है ना, इसका एक्सेस नहीं कर पाएगा। हमने तो इसको बनाया ही अटैच इसलिए था ताकि हम जो है इसको एक्सेस कर पाएं। बट अब इसकी साफ सफाई की जिम्मेदारी किसकी हो जाएगी, हमारी हो जाएगी, बिकॉज हमारे रूम से अटैच है। अब उस साफ सफाई जो बेटा जी हम करें या फिर हम पैसे देके बाहर से कराएं, बाहर से भी करा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी है, बाहर से करा सकते हैं, ठीक है। बट ये जो वॉशरूम का खर्चा होगा ये बहुत ज़्यादा लगेगा। आपका प्राइवेट वॉशरूम भैया बहुत महंगा पड़ता है, टाइलें लगवाओगे, सब काम करोगे, महंगा पड़ेगा। ज़मीन लोगे, वॉशरूम चाहिए, ज़मीन भी चाहिए होगी। तो दैट वे प्राइवेट वॉशरूम क्या है, महंगे भी होते हैं। तो हमारे पास प्राइवेट क्लाउड में क्या कहते हैं, प्राइवेट क्लाउड में कहता है रिसाइड्स विद इन द बाउंड्रीज, हमारे घर के अंदर ही शौचालय होता है, ये वाला हमारे घर के अंदर ही प्राइवेट क्लाउड होता है, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही रहता है। हम सिर्फ कौन इस्तेमाल कर सकता है, जो उस रूम का मालिक है, जो उस घर का मालिक है वही यूज कर सकता है। तो जो उस ऑर्गेनाइजेशन के लोग हैं सिर्फ उसी के लिए इस्तेमाल होगा वो क्लाउड,
कैन बी मैनेज प्राइवेटली और बाय थर्ड पार्टी, ये तो आप खुद मैनेज कर लीजिए, मेंटेनेंस आप खुद कर लीजिए, या फिर आप बाहर वाले से करा दीजिए, थर्ड पार्टी मेंटेनेंस हो जाएगी। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, सिक्योर्ड है क्योंकि आप ही के पास एक्सेस है। सेंट्रल कंट्रोल हमारा होगा, जब चाहेंगे डिलीट कर देंगे, जब चाहेंगे अपलोड कर देंगे। वीक एसएलए होते हैं, यानी कि क्योंकि सर्विस प्रोवाइडर भी हम ही होते हैं, तो कहीं ना कहीं वीकनेस आ जाती है कि पता नहीं चीज़ें साफ होंगी कि नहीं होंगी। सिमिलरली क्लाउड के पास भी हो जाता है कि क्योंकि हम एग्रीमेंट में एंटर तो करते नहीं है, हम खुद का ही क्लाउड यूज करते हैं, तो वी हैव अ वीक एसएलए। अब बात करते हैं प्राइवेट क्लाउड। अब आपने देखा है बाहर जब जाते हैं, शौचालय, शौचालय 5 रुपए देते हैं ना बेटा, 5 रुपए दे के आप इस्तेमाल करते हो ना, मतलब पे पर यूज, पे पर यूज। अब बात करते हैं इसके यूज की। इसको यूज क्या प्राइवेटली करेगा कोई इंसान? नहीं, इसका यूज कैसा होता है? पब्लिकली होता है, कोई भी इंसान कर सकता है, एनी पर्सन इनसाइड आउटसाइड, जो भी पर्सन करना चाहे वो कर सकता है, राइट और नॉट, है ना। सिक्योरिटी की बात की जाए तो यार प्राइवेट वॉशरूम ज्यादा सिक्योर होते हैं, पब्लिक वॉशरूम कम सिक्योर होते हैं, राइट। अब शौचालय को हटा के क्लाउड कर देते हैं, देखो, इट इज ओपन फॉर पब्लिक, इट इज ओपन फॉर पब्लिक, राइट। यूजर आर ऑल अराउंड दी वर्ल्ड, कहीं पर भी फैले हुए हैं, कोई भी यूज कर सकता है। कैन बी मैनेज बाय थर्ड पार्टी ऑन पेपर यूज बेसिस, पैसे यहाँ से आएंगे कि पेपर यूज बेसिस पर। हाईली स्केलेबल है, अगर आपको 10 मिनट बैठना है 10 मिनट के पैसे दे दो, आपको कम 5 मिनट बैठना है 5 मिनट के पैसे दे दो, आपको सुसु करनी है सुसु के पैसे दे दो, आपको फ्रेश होना है फ्रेश होने के पैसे दे दो। अफोर्डेबल रहता है काफी हद तक, बट सिक्योर्ड कैसा है? कम सिक्योर्ड है। अवेलेबल हाईली है, अब प्राइवेट वॉशरूम जो आपके रूम से अटैच है, आप उसको हर जगह तो नहीं लेके जा सकते हो, बट पब्लिक वॉशरूम्स हर जगह अवेलेबल होते हैं। स्ट्रिंजेंट एसएलएस, जाते हो और बोलते हो भाई देखो तुम्हारी जिम्मेदारी है ना, वहाँ पे जाते हो उनको बोलते हो आपकी जिम्मेदारी है, आप मेंटेन करो उसको। तो सर्विस प्रोवाइडर एंड सर्विस यूजर बोथ आर डिफरेंट, तो इस केस में अच्छे एसएलएस हो जाते हैं, और अच्छे एसएलएस होने के चक्कर में ये पब्लिक वॉशरूम जो है वो काफी हद तक स्ट्रिंजेंट अग्रीमेंट फैक्टर्स रखते हैं। ओके, आगे बात करते हैं हाइब्रिड क्लाउड, यानी कि प्राइवेट क्लाउड प्लस पब्लिक क्लाउड, दैट इज अ हाइब्रिड क्लाउड। यानी कि इसके अंदर क्या होगा बेटा जी, पब्लिक के भी फंक्शंस होंगे और प्राइवेट के भी फंक्शनैलिटीज होंगी, दैट इज अ हाइब्रिड क्लाउड। अब चलते हैं कम्युनिटी क्लाउड को। अब इसमें इसको बेटा जी, इसको आप शौचालय से ना समझ के आप इसको पार्क से समझेंगे। अब आप में से कई बच्चे जो है ना बेटा जी सोसाइटी में रहते होंगे, और सोसाइटी का ना क्या होता है, सोसाइटी जैसे मान लो इस पूरी सोसाइटी है, यहाँ पर ना ये सारी बिल्डिंग है, ये सारी बिल्डिंग्स हैं, ठीक है, ये सारी बिल्डिंग्स हैं, ओके। और इसी सोसाइटी में बेटा जी ये पार्क है, ये पार्क है, ठीक है, ये पार्क है, सोसाइटी का पार्क है ये सोसाइटी का स्विमिंग पूल है, स्विमिंग पूल है ये, ठीक है। ऐसे करके बहुत सारी फैसिलिटी दे रखी है, और ये पार्किंग है, ठीक है, ये पार्किंग हो गई, आप पार्क कर सकते हो अपनी गाड़ी वगैरह। तो गाइस एक बात मुझे बताओ, जो ये आपको सोसाइटी की पार्किंग मिल रही है, आपको जो ये सोसाइटी की पार्किंग मिल रही है, ये पार्किंग किसके लिए होगी? ये जो पार्क है बेटा, ये पार्क किसके लिए होगा? सोसाइटी के लोगों के लिए होगा ना, है ना। यानी कि सुनना ध्यान से, अगर अपना घर बनाती, उस घर में मैं कहती नहीं मुझे ना पार्क अपना चाहिए, तो एक पार्क बनाने में तो मेरी कितने सारे पैसे लग जाते हैं। तो हम गए सोसाइटी में, हमने कहा चलो ए बिल्डिंग बी बिल्डिंग सी बिल्डिंग ई बिल्डिंग डी बिल्डिंग ई, हम 5 बिल्डिंग मिला के एक पूरी सोसाइटी हमने बना दी। उस सोसाइटी के अंदर सोसाइटी का पार्क होगा, सोसाइटी की पार्किंग होगी, सोसाइटी का स्विमिंग पूल होगा, यानी कि सोसाइटी के लोग यूज करेंगे। तो कह सकते हैं कि प्राइवेट क्लाउड और पब्लिक क्लाउड के बीच का एक क्लाउड कौन सा हो गया? कम्युनिटी क्लाउड, जहां पर कि हम क्या देते हैं कि आप जो लोग कम्युनिटी में होते हैं ना, सिर्फ वही लोग क्या कर सकते हैं, इस क्लाउड का या इस स्पेस का मजा ले सकते हैं। इसको क्या बोलते हैं? कम्युनिटी क्लाउड। ऐसे ही हमारे जो होता है ना रियल लाइफ में भी होता है, मान लो कंपनी ए है, कंपनी बी है, कंपनी सी है, 3 कंपनियां मिलके क्या कर लेती है बेटा, कहती है चलो आप अलग अलग तो क्लाउड नहीं परचेज कर सकते, है ना, तो इसको क्या करते हैं, इसको हम मिलके परचेज कर लेते हैं, तो कम से कम डेटा पब्लिक के कंपैरिजन में तो सेफ हो ही जाएगा, राइट। सो दैट इज अ कम्युनिटी क्लाउड। तो उसने बोला यूज एक्सक्लूसिवली फॉर दी स्पेसिफिक कम्युनिटी, थर्ड पार्टी को मैनेज करता है या फिर सेल्फ या फिर कॉम्बो, सुटेबल फॉर दोज हु कैन नॉट रिलाई ऑन दी पब्लिक क्लाउड, जिनको पब्लिक से दिक्कत है, कम से कम वो लोग मिलके 4-5 लोग मिलके क्या कर ले, अपना क्लाउड ले लें। डिस्ट्रीब्यूटिव मेंटेनेंस रहती है, सबको मेंटेनेंस का पैसा देना पड़ता है। पार्शली सिक्योर्ड है बिकॉज आपका डेटा आपके पास नहीं है, बी के पास भी है, सी के पास भी है, डी के पास भी है और ई के पास भी है, बट पार्शली सिक्योर है, ऐसा तो नहीं है कि पूरे पब्लिक के पास ही चला जाए, राइट। एंड कॉस्ट इफेक्टिव होता है, सब मिलके काम कर लेते हैं, दैट इज अ कम्युनिटी क्लाउड। अब बेटा आपके सामने स्क्रीन पे ना 4 तरीके की क्लाउड है, मैंने आपको फिगर्स दे रखे हैं, फिगर ए, बी,
सी एंड फिगर डी। फटाफट से कमेंट कीजिए, फिगर ए में कौन सा क्लाउड है, फिगर बी में कौन सा क्लाउड है, फिगर सी में कौन सा क्लाउड है, फिगर डी में कौन सा क्लाउड है। ठीक है, चलिए कमेंट नाउ। हाँ जी, तो फिगर ए जो है बेटा जी, दैट इज इन रिलेशन टू द कम्युनिटी क्लाउड। वेरी वेरी गुड। देखो, ऑर्गेनाइजेशन वन, ऑर्गेनाइजेशन टू मिलकर क्या ले लिया बेटा जी, एक क्लाउड ले लिया। तो फिगर ए का सही आंसर है कम्युनिटी क्लाउड। फिगर बी आपको दिख ही रहा है, हाइब्रिड क्लाउड। इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट क्लाउड, राइट। चलिए, ये है पब्लिक क्लाउड। अगेन इसका आंसर सी जो है, दैट इज अ पब्लिक क्लाउड, बहुत सारे टेनेंट्स हैं इसके। और डी इज अ प्राइवेट क्लाउड। ताले का मतलब क्या है, सबसे ज्यादा मोस्ट सिक्योर क्लाउड कौन सा होता है, प्राइवेट क्लाउड। तो अगर आपने इसका आंसर सही दिया, इसका मतलब कि आपको समझ में आ गया। तो ये क्या है बेटा, टाइप्स ऑफ क्लाउड, यानी कि सर्वर कौन कौन से प्रकार के हो सकते हैं। अब आगे चलते हैं, टाइप्स ऑफ सर्विस मॉडल्स। अब ध्यान से मेरी बात सुनेंगे। क्लाउड जो है बेटा जी, आपको कुछ सर्विस देता है, आपको कुछ सर्विस देता है। और क्या क्या क्लाउड सर्विस देता है, उसको हमने क्या बना दिया, मॉडल बना दिया। हमने कहा क्लाउड हमें 4 प्रकार की सर्विस देता है। 4 टाइप्स ऑफ सर्विस आर बीइंग गिवन। हमने कहा कौन कौन सी। हमने कहा पहला है इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। एएएस का मतलब क्या है, एएएस इज इक्वल टू एज अ सर्विस, यानी कि आपको सर्विस में क्या मिल रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर। तो अगर आपको मैं बोलूँ इयास, इयास में मतलब कि एएएस यानी कि एज अ सर्विस, तो आपको एज अ सर्विस में क्या मिल रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर। पास में एएएस यानी कि एज अ सर्विस, पी स्टैंड्स फॉर प्लेटफॉर्म, आपको क्या मिल रहा है, एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है, राइट। सास में एएएस स्टैंड्स फॉर एज अ सर्विस और एस स्टैंड्स फॉर सॉफ्टवेयर। और खाली 3 सर्विस तो क्लाउड प्रोवाइड नहीं करता, बहुत सारी अदर सर्विस भी होंगी। तो ये सारा किसमें पहुंच गया, अदर्स के अंदर पहुंच गया। तो क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस मॉडल का मतलब ये है बेटा जी कि क्लाउड हमें कौन कौन सी सर्विस देता है। अगर वो हमें इंफ्रास्ट्रक्चर की सर्विस दे तो क्या बन गया, ईआस। अगर वो हमें एक प्लेटफॉर्म दे तो क्या बन गया, पास। और अगर वो हमारे को सॉफ्टवेयर देता है बहुत सारे यूज करने के लिए, तो वो कौन सा सर्विस बन गया बेटा जी, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। ठीक है, सबसे पहले हम कौन सा पढ़ने वाले हैं बेटा जी, सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। अब मेरी बात ध्यान से सुनेंगे, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। मैं आपको, देखो आप रीड कर लीजिएगा खुद से, मैं आपको बता रही हूँ सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस में क्या चीजें रहती हैं। देखो आपको मिला है सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। मैंने आपको अभी एग्जांपल दिया था ना कि पापा जो कहते हैं मैं ना मेरे की कुंडली जरा मैच कर ले सोनाली बेटा। तो कुंडली जो मैं मैच करूँ, जो मैं सॉफ्टवेयर यूज करूँ ना ऑनलाइन, वो सॉफ्टवेयर मेरे पिताजी के तो नहीं है, आपके भी नहीं है, किसी के भी नहीं है। तो सॉफ्टवेयर किसके हैं बेटा जी, वो क्लाउड के हैं। आप जो है जो ये व्हाट्सएप यूज कर रहे हो, ये आपका है क्या, ये एक ऐप है ना, ये व्हाट्सएप आपका है क्या, नहीं। फेसबुक आपका है क्या, नहीं ना। आप ये सॉफ्टवेयर को, आप इन एप्स को यूज कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, कर रहे हो ना। तो ये क्या किस में आते हैं, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस के अंदर आते हैं। सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस यानी कि जब कोई आपके और मेरे जैसा आदमी यानी कि एंड यूजर क्या करता है बेटा जी, एंड यूजर आपके मेरे से आदमी क्या करता है बेटा जी, सॉफ्टवेयर को यूज करता है, उसको क्या बोलते हैं, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। तो क्लाउड हमें क्या दे रहा है, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस दे रहा है। अब बात करते हैं प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। अब प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस में हम देखते हैं कि क्या है हमारे पास ना, ये तो हम थे एंड यूजर्स, बट हमारे अलावा ऐसे लोग भी हैं जो कि ना आईटी इंडस्ट्री के ही हैं, जिनको कि ना आए दिन बहुत सारी ऐसी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। चाहे वो कोई ऐप भी हो सकता है, वो कोई टूल भी हो सकता है, जिसके थ्रू ना उनको अपने काम में सहूलियत मिलती है। जैसे कि मान लो ये एक ऐप डेवलपर है, ये कौन है बेटा, एक ऐप डेवलपर है। इनको जो है बेटा जी, एग्जाम्पल बोल रही हूँ, इनको बेटा जी कोई जावा का कोई टूल चाहिए, जो C++ का कोई भी टूल चाहिए हो सकता है। अब ये टूल अगर ये खरीदने के लिए जाएंगे तो उनको मान लो कॉस्ट कर रहा है $100। अब नहीं बेटा इनके पास $100, जैसे आप फ्री में जाके चीजें कर लेते हैं, तो सिमिलरली ये भी कह रहे हैं कि भैया हमें भी कुछ ऐसी चीजें मिल जाए, फ्री में नहीं मिले, कम से कम कॉस्ट में मिल जाए। तो
अगर ये चाहें तो ये भी क्लाउड का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसी क्लाउड पे क्या मिलेगी, इनको फंक्शनैलिटी मिलेगी कि आप जो है हमारा क्लाउड के थ्रू ये काम कर सकते हैं, ये टूल आप यूज़ कर सकते हैं। हम आपको रुपी एग्जाम्पल, रुपी नहीं, $1 जो है हम आपका लेंगे पर डे का। आप हमारा टूल इस्तेमाल कर लीजिए, हम $1 लेंगे पर डे का। तो ये क्या हो गया बेटा, एक प्लेटफॉर्म मिल गया। किसको मिला बेटा, ये ऐसे यूजर्स को मिला। ये कैसे यूजर है, स्पेशलाइज्ड यूजर है, जैसे कि ऐप डेवलपर, वेबसाइट डेवलपर, डिजाइनर, आईटी स्पेशलिस्ट पीपल होते हैं, ध्यान रखिएगा। तो सास में कौन से पीपल होते हैं, सास में होते हैं बेटा जी आपके नॉर्मल यूजर, आप और मैं, ठीक है। और प्लेटफॉर्म में कौन से यूजर होते हैं, जो कि स्पेशलाइज्ड होते हैं, जो कि आईटी की फील्ड की नॉलेज रखते हैं, आईटी की फील्ड के उनको टूल चाहिए होते हैं, राइट। उनको टूल्स कौन से चाहिए होते हैं, आईटी के फील्ड वाले टूल चाहिए होते हैं। ओके गाइस, बात समझ में आ गई, बोलो हाँ कि ना। चले आगे, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस समझ में आ गया, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस समझ में आ गया। अब बात करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, यानी कि आपको क्या दे रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर दे रहा है। अब जैसे मान लो आप ना पीजीज में जाके रहते होंगे, आपने सुना होगा कि लोग ना पीजी में जाके रहते हैं। तो वहां पर क्या होता है बेटा, आप जाते हो पीजी में, अपना सामान रखते हो, पीजी वाला आपको कबर्ड देता है कि आप अपना सामान इसमें ले सकते हो, आपको एक बेड देता है, आप इस पे सो सकते हो, देता है। तो आपको इंफ्रास्ट्रक्चर देता है, और आप उसको क्या देते हो बेटा, पैसे देते हो। वही स्टोरेज कैपेसिटी तो आपको क्लाउड भी दे रहा है, वही स्टोरेज कैपेसिटी आपको क्लाउड दे रहा है कि नहीं दे रहा है, कि आप मेरे यहाँ पे डेटा सेव रख लो। जैसे आप वहां पर अपने कपड़े सेव कर रहे हो फॉर अ टाइम पीरियड, ऐसी है यहाँ पर क्लाउड आपको सर्विस दे रहा है। तो क्या आपको क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं दे रहा है, बिल्कुल दे रहा है। उसको बोलते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा IaaS, पास और सास। आगे चलते हैं, अदर्स को कवर करते हैं यहाँ से, चलिए अदर्स को कवर करते हैं यहाँ से। हमारे पास में सबसे पहले क्या आता है, कम्युनिकेशन एज अ सर्विस। कम्युनिकेशन एज अ सर्विस, आप जो व्हाट्सएप पे वीडियो कॉल करते हैं बेटा जी, व्हाट्सएप पे जो आप वीडियो कॉल करते हैं, ये किसकी फंक्शनैलिटी है बेटा जी, कम्युनिकेशन एज अ सर्विस। नेक्स्ट बेटा जी आपको मिलता है सिक्योरिटी एज अ सर्विस। अब आपने देखा होगा कभी आपका जीमेल का अकाउंट कोई दूसरे मोबाइल फोन में ओपन होता है, दूसरे डिवाइस में ओपन होता है, तुरंत आपके पास मैसेज आ जाता है। तो जो ये सर्विस आप यूज करो उसको क्या बोलते हैं, सिक्योरिटी एज अ सर्विस। नेक्स्ट इज आइडेंटिटी एज अ सर्विस। अब आप जो बेटा जीमेल की आईडी यूज करते हो, उससे वो कहता है ना कि आप इसमें ना आईडी डालिए, पासवर्ड डालिए, फिर ही आप लॉगिन कर सकते हैं, कहते हैं। तो ये कौन सी सर्विस हो गई, आइडेंटिटी एज अ सर्विस। जब तक कि वो आपकी आइडेंटिटी को कंफर्म नहीं करेगा, वो आपको जीमेल खोलने नहीं देगा। नेक्स्ट इज डेटा एज अ सर्विस। आपको बहुत कुछ देता है ना, आप जो डेटा मांगो वो डेटा आपको देता है। जैसे आपने बोला ऐश्वर्या की फोटो दिखा, तो ऐश्वर्या की फोटो दिखाता है, जो आप कहते हो वो डेटा आपको दिखाता है। तो डेटा एज अ सर्विस भी देता है, उसको बोलते हैं डास, डेटा एज अ सर्विस। तो ये आपका हो गया अदर्स के अंदर। तो वी आर डन विद द क्लाउड कंप्यूटिंग ऑल्सो। तो अभी तक कौन कौन से कर लिया हम लोगों ने वर्चुअलाइजेशन कर लिया, ग्रिड कंप्यूटिंग कर लिया, हम लोगों ने क्लाउड कंप्यूटिंग भी कर लिया। मैंने यहाँ पे इस टॉपिक, इस मैराथन सीरीज में जो आपके इंपॉर्टेंट है या जो आपके बहुत डिफिकल्ट वाले हैं ना, वो मैंने रखे हैं, राइट। नेक्स्ट आपका आता है ग्रीन कंप्यूटिंग। ग्रीन कंप्यूटिंग का मतलब क्या है, ग्रीन कंप्यूटिंग का मतलब बेटा ये है कि जो भी आप रिसोर्सेज यूज कर रहे हो, जो भी आप रिसोर्सेज यूज कर रहे हो, वो एनवायरमेंट फ्रेंडली होने चाहिए। यानी कि वो हमारे एनवायरमेंट को क्या ना करे बेटा जी, वो हमारे एनवायरमेंट को इम्पैक्ट ना करे इन अ नेगेटिव मैनर, ठीक है। तो हमने कहा कि हमारे को ऐसे क्या काम करने चाहिए, व्हाट शुड बी इन आवर प्रैक्टिस, व्हाट शुड बी देयर इन आवर प्रैक्टिस, जिससे कि हम अपने एनवायरमेंट को कम से कम हार्म करें। हमने कहा प्लान करिए, हमने कहा प्लान करिए कि आप जो है एक अच्छा प्लान बनाएंगे, आप पॉलिसीज बनाएंगे कि आप जो है ग्रीन कंप्यूटिंग को फॉलो करेंगे। आप अपनी मशीनरी की जो यूसेज है, पावर कंजम्पशन, उसको रिड्यूस करके रखेंगे। अगर कोई मशीनरी काम में नहीं है तो उसका पावर ऑफ कर देंगे। अगर आपके पास पुरानी कोई मशीन पड़ी है उसको रिसाइकिल करेंगे, और आप क्लाउड कंप्यूटिंग को यूज करेंगे डेटा को स्टोर करने के लिए। तो क्लाउड कंप्यूटिंग की वजह से टॉपिक आपके समझ में, आप रिसाइकिल पे ध्यान देंगे। कोई भी ई वेस्ट अगर जनरेट हो रहा है तो उसको एज पर गाइडलाइंस जो है डिस्पोज ऑफ करेंगे, रिसाइकिल पे फोकस करेंगे, राइट। नेक्स्ट इज परचेज करेंगे, कुछ भी परचेज कर सकते हैं। जैसे कि मान लो आपने हाइपरवेयर से परचेज कर दिया, वर्चुअलाइजेशन कर लिया, एक ही सिस्टम को 4 सिस्टम में डिवाइड कर दिया, तो ये आप करेंगे। पेपर को लेके मैंने बोला कि पेपर जो है बोथ साइड यूज कीजिए, और क्या बोलते हैं स्मॉल मार्जिन रखिए, ज्यादा मार्जिन मत रखिए। मार्केटिंग आप ऑनलाइन कर लीजिए, किसी को चिट्ठी पत्र लिखनी है आप ईमेल के थ्रू कीजिए। तो दिस वे यू कैन यूज द पेपर एंड यू कैन सेव द एनवायरमेंट। और आप एनर्जी भी कंजर्व कर सकते हैं। आप ऐसी चीज़ों का यूज़ करिए जहाँ पर आपकी एनर्जी क्या हो रही है, सेव हो रही है।
ओके, दिस आर द ग्रीन कंप्यूटिंग बेस्ट प्रैक्टिस। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, राइट गाइस? चलिए, तो अभी तक हमने कौन कौन से पढ़ लिया? हमने पढ़ लिया बेटा जी वर्चुअलाइजेशन, ग्रिड कंप्यूटिंग, क्लाउड कंप्यूटिंग एंड ग्रीन कंप्यूटिंग। अब आते हैं आपके फेवरेट पर, BYOD, यानी कि ब्रिंग योर ओन डिवाइस। तो हमने कहा कि क्यों ना एक काम किया जाए कि जो एम्प्लॉय कंफर्टेबल है जिस डिवाइस के ऊपर, जो कि उसका खुद का डिवाइस है, तो हम उसको बोलेंगे तू अपना खुद का डिवाइस ले आ और उसी से काम कर। मेरी रिसेप्शनिस्ट है, उसको कॉलिंग करनी होती है, तो वो मैं उसको अपना फ़ोन पकड़ाती हूँ, तो वो कहती है मैम इसको पहले सिखा दो, ट्रेनिंग देनी पड़ती है। अगर मैं उसको ये बोल दूँ कि तुम अपने फ़ोन से ही अलाउड हो करने के लिए, तो वो तो खुश हो जाएगी ना। दैट इज़ अ कॉन्सेप्ट ऑफ BYOD, ब्रिंग योर ओन डिवाइस। ओके, तो क्या कहता है ये कहता है इट रेफर्स टू द बिजनेस पॉलिसी, जहाँ पर कि हम अलाउ करते हैं किसको? अपने एम्प्लॉयज़ को, कि वो क्या यूज कर सकते हैं? प्रेफर्ड कंप्यूटिंग डिवाइसेस। जो डिवाइस वो प्रेफर करते हैं उनको वो यूज कर सकते हैं, जैसे कि फोन वो अपना यूज कर सकते हैं, लैपटॉप वो अपना यूज कर सकते हैं फॉर द बिजनेस पर्पज। ऑब्वियसली कंपनी में आए हो तो बिजनेस के पर्पज के लिए इस्तेमाल करोगे। इट मीन्स एम्प्लॉयज आर वेलकम टू यूज देयर पर्सनल डिवाइसेस फॉर द इन द कोऑपरेट नेटवर्क। तो क्या होगा कि लैन बिछी हुई होगी, उस लैन के अंदर आएंगे और अपना सिस्टम को कनेक्ट कर देंगे, अपने लैपटॉप को कनेक्ट कर देंगे। इट प्रोवाइड्स अ फ्लेक्सिबल वर्क स्पेस, जिसको जहां बैठना है वो वहां बैठ के काम कर सकता है, मोबिलिटी का ऑप्शन देता है। राइट, आपको कैबिन की जरूरत नहीं कि यहीं पे आप बैठोगे या इसी सिस्टम पे आप काम करोगे, उस सब की जरूरत नहीं है। आप मोबाइल हो, आप कहीं पर भी मूव कर सकते। एडवांटेजेस क्या क्या है? हैप्पी एम्प्लॉयज है, क्योंकि वो अपने प्रेफर्ड कंप्यूटिंग डिवाइस अपने फोन से काम कर पा रहे हैं। कंपनी को क्या बेनिफिट है? आईटी का बजट कम पड़ेगा, जिसका लैपटॉप है वही उसको मेंटेन करेगा, तो एम्प्लॉय का लैपटॉप है तो एम्प्लॉय जो है वो अपना मेंटेन करेगा, आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अर्ली अडॉप्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजीज, आपके पास सिस्टम होता है, फटाफट से आप सब कुछ सीख लेते हो, बट अगर वो सिस्टम कंपनी के अंदर हो जाता है तो कंपनी को ट्रेनिंग देनी पड़ जाती है। राइट, तो अगर कोई नई टेक्नोलॉजी आती है तो बंदा खुद से ही अपने सिस्टम पे ना हाथ पैर मार के सीख ही लेता है। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, एम्प्लॉय की एफिशिएंसी क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि वो खुश है। ओके, चलिए अब बात करते हैं BYOD थ्रेड्स के लिए, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम्स। BYOD थ्रेड्स यानी कि अगर एम्प्लॉय अपना लैपटॉप, अपना प्रेफर्ड डिवाइसेस को साथ में लेके आता है और उसी के थ्रू अपने बिजनेस का काम करता है, तो क्या क्या आपको लॉस हो सकते हैं, क्या क्या थ्रेड्स हो सकते हैं? ठीक है, तो हमने कहा इसका निमोनिक लिख लीजिए बेटा, DNA इम्प्लीमेंटेशन। हमने कहा क्या क्या लॉस हो सकते हैं? 4 लॉस हो सकते हैं। सबसे पहला लॉस ऑफ डिवाइस, यानी कि डिवाइस रिस्क। अब भैया मान लो कल को किसी का लैपटॉप ही खो गया। अब जब लैपटॉप खो गया, कोई बच्चा कहता है मैं तो मेट्रो से आ रहा था और वो किसी ने लैपटॉप चोरी कर लिया। अब लैपटॉप चोरी हो गया और साथ में ऑर्गेनाइजेशन का डेटा भी चोरी हो गया। शायद कोई फाइल्स उसने अभी रखी ना हो, अभी डेस्कटॉप पे ही रखी हो, अपने लैपटॉप पे रखी हो, वो फाइल्स भी आपकी चली जाएंगी। नेटवर्क रिस्क है। अब पता ही नहीं चलेगा यार, पता नहीं हमारे नेटवर्क पे कौन कौन लोग बैठ के काम कर रहे हैं, हो सकता है कि कोई हैकर हमारे नेटवर्क पे आ जाए, हमें पता ही नहीं चल रहा। राइट, एप्लीकेशन रिस्क में भी हो सकता है कि क्या बोलते हैं, अगर कल को मान लो कोई एप्लीकेशन में कोई वायरस या मालवेयर आ जाता है, तो उसके लिए जिम्मेदारी कौन लेगा? अगर कोई एप्लीकेशन, अगर कोई सॉफ्टवेयर में कोई भी वायरस आ जाता है, तो एम्प्लॉय कहेगा भैया मैं तो आपके नेटवर्क से जुड़ा था और आप कहोगे सिस्टम तो आपका था। तो वहां पे डिस्क्रिपेंसीज आ जाती है कि कौन जिम्मेदारी लेगा सिक्योरिटी की। और लास्ट इज इम्प्लीमेंटेशन रिस्क। देखो अब आप BYOD इज अ बिजनेस पॉलिसी, राइट, बिजनेस करने का एक पैटर्न है। अगर आप इसकी इम्प्लीमेंटेशन अच्छी तरह से नहीं रखोगे तो ये क्या होगा? वनरेबल होगा टू द अदर थ्रेड्स। अगर आप ये थ्रेड को ढंग से नहीं देखोगे, अगर इम्प्लीमेंटेशन अच्छे से नहीं हो रही है, अगर आपने चीज नहीं देखी, तो बाकी सारी जो रिस्क है वो क्या हो जाएगी? अराइज हो जाएगी। डिवाइस रिस्क, नेटवर्क रिस्क, एप्लीकेशन रिस्क, सारी रिस्क क्या हो जाएगी बेटा जी? अराइज हो जाए। तो BYOD में हमने खत्म कर लिया। वापस रिकॉल करते हैं हमने क्या क्या कवर किया? वर्चुअलाइजेशन, ग्रिड कंप्यूटिंग, उसके बाद क्लाउड कंप्यूटिंग, उसके बाद ग्रीन कंप्यूटिंग, उसके बाद BYOD। ओके, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट टेक्नोलॉजीज इज वेब 3.0। वेब 3.0, वेब 3.0, वेब 3.0 दूसरा नाम क्या बेटा जी? सिमेंटिक वेब। अब ध्यान से मेरी बात सुनेंगे। वेब 3.0 टेक्नोलॉजी को समझने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि वेब 1.0 क्या था। वेब 1.0 क्या था? वेब 1.0 क्या था?
वेब 2.0 क्या था, वेब 3.0 क्या है, उसके बाद 4.1 एंड सो ऑन। तो वेब 1.0 में पता है क्या था बेटा जी, वेब 1.0 में क्या था कि यूजर्स वर ओनली अलाउड टू डाउनलोड द डेटा और व्यू द डेटा एंड डाउनलोड द डेटा। जैसे कि आप लोग अभी नहीं करते, जैसे आरटीपी देखते हो इंस्टीट्यूट में, तो आपको अलग क्या अलाउ किया जाता है कि आप आरटीपी जो है डाउनलोड कर सकते हैं ना वेबसाइट से। ये तो नहीं है कि आप आरटीपी अपने अपलोड भी कर सकते हैं, आपने एक आरटीपी बनाई और अपलोड कर दिया, नहीं ना। So that was the web 1.0 version, जहाँ पर कि users were only able to view and download the data. Then came the 2.0, जिसमें कि आप डाउनलोड भी कर सकते हो प्लस आप अपलोड भी कर सकते हो, राइट। जैसे कि अब आप फेसबुक यूज करते थे, अब आपने अपनी फोटो आप भी अपलोड कर सकते हो और आप किसी और की फोटो डाउनलोड भी कर सकते हो। दैट इज अ काइंड ऑफ वेब 2.0। जहां पर आप 3.0 पे आते हो, आप क्या कहते हो, आपको डाउनलोड मिल रहा है, आपको अपलोड मिल रहा है और साथ में आपको क्या मिल रहा है बेटा जी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की टेक्निक मिल रही है। इसको क्या बोलते हैं बेटा जी, 3.0। अब आप खुद कहते हो क्या बोलते हैं एलेक्सा शो मी सम गुड रेस्टोरेंट नियर मी, कुछ अच्छे रेस्टोरेंट्स बताइए। तो ये क्या है बेटा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी लगा देती है ये, ठीक है। आपको जो है आप फेसबुक अब ओपन करते हैं तो पीपल यू मे नो लिखा हुआ आता है, क्यों लिखा हुआ आता है, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अब अपना दिमाग लगा रहे हैं। तो 3.0 का मतलब होता है यू आर गिवन दी नो दी टेक्नोलॉजी वेयर यू कैन डाउनलोड द डेटा, यू कैन अपलोड द डेटा एंड एज वेल एज द सिस्टम इज यूजिंग द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, राइट। दैट इज वेब 3.0। 4.0 और 5.0 में क्या हो बेटा जी, 4.0 में वो और इंटेलिजेंट हो गया, और थोड़ा इंटेलिजेंट हो गया, और थोड़ा मैच्योर हो गया, और एग्जाम्पल्स उसने बोला इंटरेक्टिंग विद सेंसर्स एंड इम्प्लांट्स। एंड 5.0 जो कि अभी आया नहीं है, आने वाला है 2030 के बाद आएगा, इसमें क्या होगा, वो ब्रेन इम्प्लांट्स के थ्रू जो है चीजें हुआ करेंगी। तो क्योंकि आया नहीं है तो मैं इस पर ज्यादा फोकस नहीं कर रही हूँ, ठीक है बेटा जी। चलिए, तो हम लोगों ने कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज कर ली, हम लोगों ने करा है सबसे पहले वर्चुअलाइजेशन, फिर ग्रिड कंप्यूटिंग, फिर क्लाउड कंप्यूटिंग, फिर ग्रीन कंप्यूटिंग, फिर BYOD, फिर वेब 3.0, वेब 4.0, वेब 5.0, जिससे जो भी आप बोलना चाहें। ओके, नेक्स्ट हम आते हैं IoT पे। IoT का मतलब क्या होता है बेटा, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, यानी कि आपने चीजों में क्या डाल दिया बेटा जी, इंटरनेट डाल दिया। सबसे बेस्ट एग्जांपल है बेटा जी AC, वॉशिंग मशीन, जो टीवी आपके घर में रखा हुआ है ना, स्मार्ट टीवी, जो आपके घर में स्मार्ट टीवी रखा हुआ है, उस टीवी के अंदर भी तो बेटा इंटरनेट के थ्रू आप सब चीजें चलाते हैं, आप अपना नेटफ्लिक्स चलाते हैं, सब कुछ चलाते हैं, वो क्या है बेटा जी, IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। आपने टीवी में भी इंटरनेट चला दिया, वॉशिंग मशीन भी आजकल इंटरनेट के थ्रू चलती है। आप लाइट देखते हैं किचन में जो लाइट्स लगी होती हैं, या वॉशरूम में जो लाइट्स लगी होती हैं, आजकल ऐप होती है, ऐप के थ्रू आप एक्सेस कर सकते हैं चीज़ों में। आपने इंटरनेट डाल दिया और अपनी चीज़ों को क्या कर दिया, आसान कर दिया, राइट। तो हम क्या बोलते हैं, IoT का मतलब होता है इंटरनेट ऑफ थिंग्स, चीज़ों के अंदर क्या डाल दी बेटा जी, इंटरनेट डाल दिया। दैट मीन्स वी वॉन्ट बिना ह्यूमन के क्या कर सके, हम इंटरेक्ट कर सके, यानी कि जाकर आपको जाके वहां पे जाके स्विच ऑफ करने की जरूरत नहीं है। आपने उठाया मोबाइल और कर दी लाइट स्विच ऑफ, आपने उठाया मोबाइल कर दिया AC ऑन, कर दिया AC ऑफ। दैट इज व्हाट द IoT मीन्स। अब वो कहते हैं कि इस IoT का जो एप्लीकेशन है ना, वो कहाँ कहाँ पर होता है। तो हमने कहा आजकल सभी चीज़ों में होता है। हमने कहा अपनी सिटी को स्मार्ट बनाने के लिए इसका एप्लीकेशन होता है, जैसे कि वेस्ट मैनेजमेंट, ट्रैफिक मैनेजमेंट में इसका काफ़ी यूज़ देखा गया है। ट्रैफिक पुलिस वाले की जगह जो है अब IoT टेक्नोलॉजी आ चुकी है। स्मार्ट ग्रिड्स, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक जो आपकी जो इलेक्ट्रिसिटी वाला एरिया है, इलेक्ट्रिसिटी वाला डिपार्टमेंट है, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट भी अब IoT का इस्तेमाल कर रहा है। इंडस्ट्रियल IoT, इंडस्ट्री में भी IoT यूज़ होता है, जैसे कि मान लो आपका इंडस्ट्री जहाँ पे प्रेशर का काम होता है, टेम्परेचर का काम होता है, वहाँ पर भी IoT का इस्तेमाल होकर रखा है। गाड़ी को पार्किंग में लगाने के लिए भी IoT का इस्तेमाल होने लग रहा है, राइट। हेल्थ के लिए IoT का इस्तेमाल होता है, जैसे कि मान लो लोगों के अंदर ना हम एक हेल्थ चिप डाल देते हैं, जैसे किसी का BP बढ़ गया, तुरंत जो हमारे मोबाइल पे अपडेट आ गया कि भैया BP बढ़ गया, दवाई खा लो। स्मार्ट सेंसर्स बना दिए गए हैं अंडर दी IoT टेक्नोलॉजी। स्मार्ट रिटेलिंग भी जो है अब आजकल IoT के थ्रू हो रही है। एंड स्मार्ट सप्लाई चेन, यानी कि सप्लाई चेन भी किसके थ्रू हो रहा है, अब IoT के थ्रू हो रहा है। So these are the various applications of the IoT technologies। बहुत साइड सेक्टर्स में, ये सारे आपके न्यू वाले पॉइंट्स हैं। अगर इसके अलावा कोई आप और पॉइंट्स देख रहे हैं तो वो सारे ओल्ड पॉइंट्स हैं बेटा जी। न्यू पॉइंट्स आपने करने एग्जाम के अंदर, ठीक है, न्यू पॉइंट्स करने हैं। देखिए सारे न्यू पॉइंट्स आए हैं, ओके गाइज।
ओके, तो अब हम लोगों ने कौन कौन सा कर लिया? हम लोगों ने सबसे पहले किया वर्चुअलाइजेशन, फिर किया ग्रिड कंप्यूटिंग, फिर किया क्लाउड कंप्यूटिंग, फिर किया ग्रीन कंप्यूटिंग, उसके बाद हमने किया BYOD, उसके बाद हमने किया ये वेब 3.0, 4.0, 5.0, फिर हमने किया IoT। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज यार मशीन लर्निंग और आई कैन से द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो गाइज आपने वो टीवी चैनल देखा होगा ना, करिश्मा का करिश्मा, करिश्मा का करिश्मा, चिकली करिश्मा जो निकली हूँ, तमाशे किए उसने। सो गाइस एक दिन ऐसा आएगा ना, देखो जहां पर ना मशीन खुद से ना लर्न करना चालू कर देगी। अब ध्यान से मेरी बात सुनना। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब क्या है कि आप ना मशीनरी के अंदर इंटेलिजेंस इम्बाइब कर रहे हो। आप कह रहे हो कि ये लो बुद्धि, ये रही हम डाल रहे हैं तुम्हारे अंदर बुद्धि, ये लो बुद्धि, दैट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और अगर मान लो यही बुद्धि हम डाल रहे हैं, तो जो हम कोड करते हैं बेटा जी, जो हम इसको सिखाएंगे ना, ये वैसे ही रिएक्ट करेगा एज पर दी कोडिंग। बट एक दिन आएगा जब यही मशीनरी सेल्फ सेल्फ लर्न करेगी, सेल्फ लर्न करेगी अपने आप। मशीन लर्निंग इसी को कहते हैं। दैट मीन्स मशीन लर्निंग इज टाइप ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो कि क्या होगा बेटा जी, अपने आप चीजें रन करेंगी और अपने आप से धीरे धीरे करके आपको सवालों के जवाब देती रहेंगी। देखा, टू लर्न विदाउट बीइंग एक्सप्लिसिटली प्रोग्राम्ड, यानी कि इसको कोडिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, खुद से चीजें सीख जाया करेंगी, आपके इमोशंस वगैरह सब कुछ हैंडल कर लिया करेंगी। ठीक है, सो दैट इज अबाउट द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड द मशीन लर्निंग। इसके दोनों के एग्जाम्पल्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा ही है। तो गाइज ये है आपका मतलब इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज विच इज पार्ट नंबर 4B ऑफ दिस चैप्टर। आई थिंक कि मैंने बहुत सारी चीज़ें इसमें कवर करी हैं, और जहाँ पर कि मतलब मैं चाहती थी ना, मतलब कि जहाँ पर भी मैं चाहती थी कि आपको जो है मतलब समझ में आए, आपको जो है पढ़ने में आए, जहाँ पर आपको दिक्कत ज़्यादा हो रही है वहाँ पर मैंने आपको ज़्यादा जो है एक्सप्लेनेशन डिटेल्ड मैनर में मैंने आपको चीज़ें समझाई हैं, जहाँ पर भी मतलब मेरे बच्चों को दिक्कत लगी होगी, और जहाँ पर कि मुझे लगा कि नहीं मेरा बच्चा कर लेगा, वहाँ पर मैंने थोड़ी सी स्पीड हैंडल करी है। सो आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो डू कमेंट बिलो, एंड अगर आपकी कोई क्वेरी है, कोई डाउट है, तब भी आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। मैं आपको कमेंट में आपके कमेंट्स वगैरह मैं पढ़ती रहूँगी और आपके लिए मैं लेके आती रहूँगी बहुत सारी क्लासेस। सो गाइज अब आप रेडी हो जाइए। हम आपको एग्जाम टाइम पे भी, जब आपका 16th को पेपर होगा तब भी मैं आपके साथ आऊँगी, लाइव रिविजन करेंगे अपन लोग EIS एंड SM का। सो जैसे ही आपका एग्जाम हो जाएगा 14 तारीख को ऑडिट का, तुरंत जो है बेटा जी आप आ जाइएगा और मेरे साथ बन जाइएगा। हम EIS भी रिवाइज करेंगे, SM भी रिवाइज करेंगे। आपके इवन जो डाउट होंगे मैं लाइव आपके साथ आऊंगी। आपको जो मुझसे बातें करनी होगी ना, जैसा आपका मन करेगा, जो आपको कहना होगा, आपको बातचीत करनी होगी, वो सारी चीजें आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप जो भी डाउट्स आपको लेने हैं, आपको जो भी आपसे मुझे बात करनी है, आप कर सकते हैं। ये सारे नोट्स जो है आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं और आप अपनी तैयारी को अच्छा बनाइए, अपने अच्छे से करिए। तो गाइस थैंक यू सो मच, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।